नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियाँ में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है एक कलाकृति। लेखक हैं एंटन चेखव और आवाज़ है निशान सक्सेना की। सासा स्मिस्रोव अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसने वित्तीय खबरों से भरे 223 नंबर के अखबार में लिपटी कोई चीज़ अपने बगल में दबा रखी थी। जब वो डॉक्टर उसे लकोव की चिकित्सालय में पहुंचा, तब वो बेवद भावुक लग रहा था। उसे देख कर डॉक्टर ने बोला, आओ प्यारे, बताओ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या कोई अच्छी खबर लाए हो? आशा ने पलकें झपकाईं, अपने हाथों को अपने सीने पर रखा और उत्तेजित स्वर में बोला, श्री इवान, माँ ने आपको नमस्कार और धन्यवाद कहा है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। ये खतरनाक बीमारी के चंगुल से आप मुझे सकुशल बचा लाए हैं और हम नहीं जानते कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। क्या बेकार की बात है लड़के। मैंने तो केवल वही किया जो कोई और डॉक्टर करता। ये हमारा फर्ज है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। हम गरीब लोग हैं और आपके इलाज की कीमत अदा नहीं कर सकते। मैं शर्मसार हूँ डॉक्टर साहब। हालांकि माँ और मैं अपनी आभार स्वरूप एक कलाकृति आपको देना चाहते हैं। ये बेहद कीमती है। एक प्राचीन कांस्य कलाकृति, एक दुर्लभ चीज। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, कृपया इसे स्वीकार ना करें। साशा अखबार में लिपटी उस कलाकृति को बाहर निकालते हुए बोला, यदि आप इसे लेने से मना कर देंगे तो आप मेरी माँ को और मुझे आहत करेंगे, और ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। आप इसे एक बार देखें। ये प्राचीन कांस्य कलाकृति, मेरे स्वर्गीय पिताजी इसे हमारे लिए छोड़ के गए थे और हमने इसे बेशकीमती स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखा हुआ है। मेरे पिता प्राचीन कलाकृतियों को खरीदकर उन्हें कद्रदानों को बेचते थे और माँ और मैं एक छोटा सा कारोबार संभालते हैं। साशा ने लिपटा हुआ अखबार हटाकर कलाकृति को गंभीरतापूर्वक मेज पर रख दिया। वो कलात्मक कारीगरी से युक्त पुराने कांस्य का एक मोमबत्ती रखने वाला स्टैंड था। उस दीपाधार पर हवा की वेशभूषा में दो युवतियों की मूर्ति बनी थी। उनकी भाव भंगिमा ऐसी थी जैसे बयान करने का तो ना मुझ में साहस है और ना मेरा वैसा स्वभाव। दोनों युवतियां बड़े अदा और नखरे से मुस्कुरा रही थीं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि यदि उन्हें मोमबत्ती रखने वाली कृतक कलाकृति का आधार बनने के काम से मुक्त कर दिया जाता तो वो ऐसे उतर जाती कि जिसकी कल्पना करना भी पाठकों के लिए अशोभनीय होगा। बुफे को देखते हुए डॉक्टर ने सिर धीरे से खुजलाया और अपना गला साफ किया। अ, हाँ, ये वाकई बढ़िया चीज है, लेकिन मैं इसे कैसे बयान करूं? ये पारिवारिक माहौल के लिए नहीं बना है। इन मूर्तियों में कामुक नग्नता झलक रही है, इसलिए बस। क्या मतलब? मिथ्य रोग का सर्प स्वयं इससे कोई बुरी चीज नहीं कर सकता था। यदि मैं माया जाल से भरी ऐसी कोई चीज अपनी मेज पे रखूंगा तो ये पूरे घर का माहौल खराब कर देगी। कला को देखने का ये आपका बड़ा अजीब नजरिया है डॉक्टर साहब। आशा नाराज होता हुआ बोला, ये तो एक कलाकृति मात्र है। आप इसे ध्यान से देखिए। इस चीज में कितना सौंदर्य और लालित्य है कि आपकी आत्मा को श्रद्धा से भर देती है। ये इसे देखकर आपको अपना गला रुंधता सा महसूस होता है। जब कोई इतनी सुंदर कलाकृति देखता है तो वो तो सभी सांसारिक चीजों को भूल जाता है। देखिए तो सही, इसमें कितनी गति है, कितना अपना ही वातावरण है। ओह, प्यारे लड़के, ये सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। डॉक्टर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ। मेरे बच्चे यहाँ आते रहते हैं और महिलाएं भी यहाँ आती हैं। हाँ, जाहिर है।
यदि आप इस कलाकृति को भीड़ के नजरिए से देखेंगे तो ये आपको किसी विशेष रंग में रंगी नजर आएगी। तो डॉक्टर साहब, आप इस भीड़ से ऊपर उठिए। इसे लेने से इनकार करके आप खास तौर से मेरी और मेरी माँ को आहत करेंगे। और आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरा जीवन बचाया है। हम आपको अपनी सबसे अमूल्य वस्तु भेंट कर रहे हैं। ओह, धन्यवाद प्यारे। मैं बेहद आभारी हूँ। अपनी माँ को मेरा प्रणाम निवेदित करना। लेकिन जैसा मैं पहले कहा, मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, महिलाएं यहाँ आती हैं और खैर, ठीक है, तुम इसे यहीं रख दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। श्रीमान, बहस करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं इसे गुलदारों के पास रख रहा हूँ। काश आपको देने के लिए मेरे पास इसका जोड़ा होता। खैर, अब चलता हूँ डॉक्टर साहब। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे अपने वकील दोस्त ओहोव का ख्याल आया। वो कानूनी मामलों में डॉक्टर की मदद करता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने इस मित्र का एहसानमंद था। डॉक्टर ने फैसला किया कि मेरा मित्र होने के नाते मुझसे मुझे पैसे लेने में उलझन होगी, लेकिन मेरे लिए ये कलाकृति तोहफे में देना उसको उपयुक्त रहेगा। इस शैतानी चीज़ को मैं उसे ही दे देता हूँ। खुशकिस्मती से वो अभी कुंवारा है और आराम पसंद भी। बिना और टाल मटोल किए डॉक्टर ने अपनी टोपी और अपना कोट पहना और कलाकृति लेकर होव के घर चल दिया। उसे घर पर पाकर डॉक्टर ने पूछा, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम मुझसे पैसे तो लोगे नहीं, इसलिए ये लो, शानदार तोहफा कबूल करो। ये एक शानदार कलाकृति है। उस कांस्य कलाकृति को देखकर डॉक्टर का वकील मित्र बेहद खुश हुआ। वाह, क्या शानदार नमूना है। ने चहक कर कहा, ये तो कल्पना की पराकाष्ठा है। बेहद सम्मोहक। दोस्त, इतनी सुंदर चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई? अपना उल्लास व्यक्त करने के बाद वकील ने सहमते हुए दरवाजे की ओर देखा और कहा, ओह, लेकिन दोस्त, तुम्हें ये तोहफा वापस ले जाना होगा। डॉक्टर ने क्षुब्ध होकर पूछा, क्यों भाई? इसलिए मैं कि मेरे यहाँ पर दोस्त और कभी कभी मेरी माँ मुझसे मिलने आती है। और मेरे नौकरों ने इस चीज को यहाँ देख लिया तो मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होगी। ओह, बकवास, बिल्कुल बकवास। खबरदार तुमने इनकार किया तो तुम पाखंडी हो। अरे ये तो केवल एक खूबसूरत कलाकृति है। इसकी गति, इसकी मुद्रा तो देखो। मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और तुम मुझे नाराज कर दोगे अगर तुम ये नहीं लोगे। हम्म, और यदि इस कलाकृति को प्लास्टर या अंजीर के पत्तों से थोड़ा ढक दिया जाता तो? लेकिन ये सुनकर डॉक्टर पहले से ज्यादा उत्तेजित हो गया। उस कलाकृति को वहीं छोड़कर वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। हालांकि घर लौटकर वो खुश था कि उसे उस तोहफे से छुटकारा मिल गया। जब डॉक्टर उस कलाकृति को वहां छोड़ आया तो वकील ने उंगलियों से छू कर देखा और फिर अपने डॉक्टर मित्र की तरह ये सोचने लगा कि वो आखिर इस तोहफे का क्या करे। ओह, ये वाकई एक बढ़िया कलाकृति है। ओह, इसे फेंक देना अफसोसजनक होगा, लेकिन इसे अपने पास रखना भी अनुचित है। चलो, सबसे बेहतर ये है कि मैं इसे किसी तोहफे में दे देता हूँ। और आज शाम इसे हास्य अभिनेता शैशकीन को उपहार में दे देता हूँ। उस बदमाश को ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जो कहा गया वही किया गया। शाम में उस दीपाधार को तोहफे की चमकीली पन्नी में सावधानी से लपेटकर शैशकीन के कार्यक्रम में ले जाया गया। पूरी शाम उस हास्य अभिनेता के सज्जा कक्ष में उस तोहफे की प्रशंसा करने वालों का तांता लगा रहा। सज्जा कक्ष उत्साह और खिलखिलाहट की गूंज से भरा रहा, गोया वहां घोड़े गिनगिना हिनहिना रहे हों। यदि कोई अभिनेत्री दरवाजे पर आकर पूछती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उसी समय हास्य कलाकार को भारी आवाज गूंज उठती, ओह नहीं नहीं प्रिय, मैंने अभी वस्त्र नहीं पहन रखे। अपने अभिनय प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के बाद हास्य कलाकार ने अपने कंधे उचकाए।
और मन ही मन सोचा कि अब इस अरुचिकर चीज़ का मैं क्या करूं। मैं अपने निजी मकान में रहता हूं और यहाँ अभिनेत्रियां मुझसे मिलने आती रहती हैं। ये कोई फोटो तो नहीं जो उसे उठाकर मैं दराज में डाल दूं। अभी उसके एक साज सजा करने वाले व्यक्ति ने सलाह दी, श्रीमान, बेहतर होगा कि आप इसे बेच दें। मैं एक ऐसी वृद्धा को जानता हूँ जो प्राचीन कांस्य कलाकृति खरीदती है। आप वहाँ जाकर श्रीमती स्मिनरोव के बारे में पूछ सकते हैं। वहाँ उसे सभी जानते हैं। हास्य अभिनेता ने यह सलाह मान ली। 2 दिन बाद डॉक्टर और अपने चिकित्सालय में बैठा हुआ था और अपने माथे पर अपनी एक उंगली टिकाकर पित्त के अम्ल के बारे में कुछ विचार कर रहा था। अचानक चिकित्सालय का दरवाजा खुला और साशा तेजी से कमरे में घुसा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता की कांति छाई हुई थी। उसने अपने हाथों में से अखबार में लिपटी कोई चीज पकड़ रखी थी। डॉक्टर साहब, आपको मेरी खुशी का अंदाजा नहीं होगा। खुशकिस्मती से आपके लिए उस दीपाधार का जोड़ा पाने में सफल हो गए हैं और मेरी माँ बहुत खुश है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है। साशा ने कृतज्ञता से कांपते हुए उस दीपाधार को डॉक्टर के सामने रख दिया। डॉक्टर का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके मुंह से कोई शब्द ना निकला और वो कुछ भी ना बोल पाया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी एक कलाकृति। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए कहानी के साथ।